टुडेज टॉपिक इज स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, या हम इसको बोल सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ इन द ओपन सिस्टम। तो जैसे कि हमने पहले देखा है कि सिस्टम तीन टाइप का होता है, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड। और दो चीज़ें ट्रांसफ़र होती है मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज होता है। तो मान लीजिए अगर मास और एनर्जी दोनों अगर एक्सचेंज हो रहा है सिस्टम सराउंडिंग के बीच में, तो हम उसको क्या बोलेंगे? अगर नहीं होगा तो क्या बोलेंगे? मान लीजिए अगर मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, देन द सिस्टम इज आइसोलेटेड सिस्टम। सिर्फ अगर एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है देन द सिस्टम विल बी क्लोज सिस्टम, और अगर दोनों का ट्रांसफ़र हो रहा है देन द सिस्टम विल बी ओपन सिस्टम। अब जैसे कि हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ा है कि फर्स्ट लॉ में किसी भी प्रोसेस के लिए इक्वेशन हमारा जो होता है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वो होता है Q इक्वल टू डेल ई प्लस डब्ल्यू, जहाँ पे डेल ई है वो हमारा ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी स्टोर्ड विद इन द सिस्टम। और किसी भी प्योर सब्सटेंस के लिए ई का जो इक्वेशन होता है वो होता है ई इक्वल टू ई के प्लस ई पी प्लस यू। ठीक, यहाँ पे ई के क्या है? के रिप्रेजेंट कर रहा है काइनेटिक एनर्जी को, पी रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी को। तो ई के क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी, ई पी हो गया पोटेंशियल एनर्जी, और यू जो हो गया स्टोर्ड एनर्जी हो गया। तो किसी सिस्टम में अगर मास सिस्टम के बाहर अगर जाता है, सिस्टम बाउंड्री के बाहर जाता है, तो उस सिस्टम को क्या बोलेंगे? ओपन सिस्टम बोलेंगे। अब दूसरी चीज़ ये कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी जो है उस पर कॉन्सेंट्रेट ना करके वो क्वांटिटी कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखा है या कितना स्पेस ऑक्यूपाई करके रखा है स्पेस में, अगर हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करें तो उस वॉल्यूम को हम बोलेंगे कंट्रोल वॉल्यूम, और इसका जो आउटर सरफेस होगा उसको हम बोलेंगे कंट्रोल सरफेस। स्टडी फ्लो के लिए कुछ एजम्पशंस हैं। एजम्पशंस है जैसे फर्स्ट, द मास फ्लो थ्रू द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इट मींस मास फ्लो इनटू द सिस्टम इज इक्वल टू मास फ्लो आउट ऑफ द सिस्टम। मतलब इनपुट में जितना अगर मास फ्लो हो रहा है उतना ही हमारा आउटपुट के लिए भी होगा। सेकंड है फ्लूइड इज यूनिफॉर्म इन कंपोजिशन चेंज नहीं होना चाहिए। थर्ड इंटरेक्शन है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो सिर्फ वर्क और हीट के फॉर्म में होगा। द स्टेट ऑफ फ्लूइड एट एनी पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। ये जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था स्टडी फ्लो, ये स्टडी फ्लो का डेफिनेशन है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी टाइम के साथ कांस्टेंट रहती है तो उस फ्लो को अपन क्या बोलते हैं? स्टडी फ्लो बोलते हैं। और लास्ट वाला है इन द एनालिसिस द पोटेंशियल काइनेटिक एंड फ्लो एनर्जीज आर कंसीडर्ड। क्लोज सिस्टम के केस में हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं, बट ओपन सिस्टम के केस में हम इन तीनों को कंसिडर करेंगे। इसके बाद है स्टडी फ्लो, जैसे कि डेफिनेशन अभी मैंने आपको बताया, द फ्लो इज सेड टू बी स्टडी इफ द प्रॉपर्टीज डज नॉट वेरी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और इस बेसिस पे जो इक्वेशन बनेगा उसको बोलेंगे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के लिए हमको कुछ इंजीनियरिंग डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट होगी, जो है जैसे कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है नोजल, डिफ्यूज़र, थ्रॉटलिंग वॉल्व, टर्बाइन, कंप्रेसर, मिक्सिंग चैम्बर, हीट एक्सचेंजर, इसके अलावा और होता है बॉयलर होता है, ठीक है, कंडेंसर होता है, फीड पंप है, कूलिंग टावर है, स्टीम पावर प्लांट है। ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं? स्टडी फ्लो डिवाइसेस होती हैं जिस पे हमको आगे स्टडी करना है। सब में आप देख रहे होगे कि यहाँ पे इनलेट और आउटलेट सेक्शन दिया हुआ है, जहाँ से मास फ्लो जो है वो मास इन करेगा और यहाँ से मास बाहर निकलेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? मास और एनर्जी दोनों को बैलेंस करेंगे। मास बैलेंस है, एनर्जी बैलेंस इन सिंपल स्टडी फ्लो प्रोसेस, क्योंकि ओपन सिस्टम में मास और एनर्जी दोनों बैलेंस करना है, दोनों ट्रांसफर होता है तो दोनों का बैलेंस करेंगे। क्लोज सिस्टम के केस सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होता था तो एनर्जी को बैलेंस किया था, जिसका इक्वेशन था Q इज इक्वल टू डेल ई प्लस डब्ल्यू। अब यहाँ पे मास एनर्जी दोनों को हमको ट्रांसफर करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मास ट्रांसफर के पहले हम देखेंगे कि ये स्टडी फ्लो डिवाइस है, ये अंदर वाला जो पार्ट है, ये अंदर वाला पार्ट जो है हमारा कंट्रोल वॉल्यूम है, और इसका ये जो आउटर लाइन दिख रही है दैट आउटर लाइन इज कंट्रोल सरफेस, जहाँ पे हीट अंदर आ रही है और यहाँ से वर्क के फॉर्म में बाहर निकल रहा है। कुछ नोटेशंस हैं P, V, C एंड U, जहाँ पे P प्रेशर है, V जो है वॉल्यूम है, U इंटरनल एनर्जी है और C आपका वेलोसिटी है। ये इनलेट सेक्शन है, जो सेक्शन यहाँ पे 1 दिया हुआ है, ये सेक्शन 2 है, ये आउटलेट के लिए सेक्शन है। Z इसकी जो हाइट है फ्रॉम द ग्राम, ये नीचे लिखा हुआ है, और उसकी हाइट है Z2। तो यहाँ पे दो नोटेशंस आपके लिए थोड़े अलग हैं कि यहाँ पे C और Z क्या है। तो यहाँ पे चूँकि वॉल्यूम हमने V से डिनोट किया है, इसलिए C को वेलोसिटी को हम C से डिनोट कर रहे हैं ताकि यूनिट में कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, और Z जो है वो हाइट को शो कर रहा है, जिसको जनरली आप H से डिनोट करते थे, बट हम यहाँ पे Z से डिनोट कर रहे हैं। नेक्स्ट है मास बैलेंस। तो मास बैलेंस जो इसका फर्स्ट असम्पशन है कि मास फ्लो रेट हमारा क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, m डॉट इन इज इक्वल टू m डॉट आउट।
अब यहाँ पे m डॉट और m का क्या डिफरेंस है वो आपको बता देता हूँ। m जो होता है ये होता है मास, जिसका यूनिट होता है kg, और एक होता है जो यहाँ पे हम देख रहे हैं m डॉट, ये है मास फ्लो रेट, मतलब पर यूनिट टाइम के लिए कितना मास एक जगह से फ्लो कर रहा है। मान लीजिए अगर ये सेक्शन है, इस सेक्शन से पर यूनिट टाइम में कितना मास हमारा फ्लो करेगा, उसका यूनिट होगा kg पर सेकेंड, और इसका नोटेशन क्या होगा, m डॉट। अनस्टडी फ्लो जो टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट नहीं होता है। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। m डॉट इन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए सी बाई वी। किसी किसी केस में या कहीं पे आपको m डॉट इज इक्वल टू रो ए सी भी दिखेगा, जहाँ पे रो जो होता है वो क्या होता है आपका डेंसिटी। अब अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो हमको रिजल्ट मिल रहा है क्या, रो इज इक्वल टू 1 बाय वॉल्यूम, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोग को बता दिया है। जहाँ पे रो क्या होता है डेंसिटी, डेंसिटी का जो यूनिट है वो क्या होता है, या डेंसिटी का फॉर्मूला अगर अपन देखें तो होता है मास बाय वॉल्यूम। मास किसका क्या, केजी, और वॉल्यूम क्या हो गया, मीटर क्यूब। और ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है, स्पेसिफिक वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब पर केजी। तो यहाँ देखोगे तो इन दोनों का अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमको मिलेगा कि एक यूनिट दूसरे यूनिट का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो उसी से हम रो इज इक्वल टू 1 बाई वी। तो आप ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो और इसको भी यूज़ कर सकते हो। Where A is the area, C is the velocity and small is the specific volume। अब जैसे कि assumption में था कि दोनों बराबर होते हैं, तो m डॉट इन इज m डॉट आउट, या फिर डायग्राम में जैसे सेक्शन 1 और सेक्शन 2 था हमारा इनपुट और आउटपुट के लिए, तो हम यहाँ पे सफिक्स 1 और 2 यूज़ करते हैं। फॉर्मूला अगेन यूज़ करेंगे तो निकल के आएगा A1 C1 बाई V1 इज इक्वल टू A2 C2 बाई V2, और इस इक्वेशन को ही हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन बोलते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं एनर्जी बैलेंस करने के लिए। तो टोटल एनर्जी टू द सिस्टम इज इक्वल टू टोटल एनर्जी कैरिड आउट फ्रॉम द सिस्टम में E1 इज इक्वल टू E2, जहाँ पे E जो होता है वो होता है इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो वर्क प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस हीट या फिर वर्क। अब इसको हम अगर इनपुट और आउटपुट दोनों सेक्शन के लिए अलग अलग लिखें तो हो जाएगा इंटरनल एनर्जी, फ्लो वर्क पता है P1 V1, ये है आपका काइनेटिक एनर्जी mv²/2, और ये पोटेंशियल एनर्जी mgh, और ये हो गया तुम्हारा हीट हमेशा इनपुट होता है और वर्क हमारा आउटपुट के फॉर्म में होता है। तो यहाँ हमने वेलोसिटी को c से डिनोट किया है, तो ये mv² की जगह हो जाएगा mc²/2, और ये जो mgh है यहाँ पे हाइट को हमने z से डिनोट किया है, तो ये हो जाएगा mz/g। एंड सेकेंड यहाँ पे कंसिडर हमें क्या किया, फॉर द यूनिट मास फ्लो रेट, मतलब m डॉट की वैल्यू अगर 1 है तो उस कंडीशन में m यहाँ से अपन हटा देते हैं तो बचेगा क्या, c1²/2, और यहाँ से बचेगा z1g। देन नेक्स्ट फॉर्मूले का जो फॉर्म है वो हमारा ये कि इंथैल्पी जो होती है दैट h इज इक्वल टू यू प्लस पी वी होता है। ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं, तो u प्लस पी वी की जगह हम क्या रख देंगे, h रख देंगे। एंड अगेन h इज इक्वल टू होता है सी पी टी, तो h की जगह सी पी टी का भी हम इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो इन तीनों में से कोई भी एक फॉर्म आप यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय। यहाँ पर हमको इस चीज़ ध्यान में रखना है कि जो इंथैल्पी वाला पोर्शन है, ये इंथैल्पी वाला पोर्शन हमेशा हमको क्वेश्चन में मिलेगा, चाहे वो u प्लस पी वी का फॉर्म में मिले या डायरेक्ट h के फॉर्म में या टेम्परेचर फॉर्म में, ये कभी भी हम एलिमिनेट नहीं करेंगे। क्लियर। और इसी तरीके से अगर टोटल मास के लिए अपन देखें तो टोटल मास के लिए सामने में सिर्फ हमको m डॉट का मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे m डॉट 1 और m डॉट 2 नहीं रखेंगे, क्योंकि अजम्पशन यही है कि इनलेट और आउटलेट दोनों सेक्शन के लिए हमारा मास सेम होता है। दैट्स वाई यहाँ पे हम m डॉट बस पुट कर रहे हैं, m डॉट 1 या m डॉट 2 पुट नहीं किए। बाकी इक्वेशन जो है वो हमारा एज इट इज़ है। दूसरा यहाँ पे जो चेंज आ रहा है वो है q और w की जगह डेल q बाई डेल टी और डेल w बाई डेल टी हम पुट कर रहे हैं। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि डी क्यू बाई डी टी या फिर डेल डब्ल्यू बाई डी डब्ल्यू बाई डी टी ये जो दिया हुआ है, इसका यूनिट क्या होगा आपका, किलोवाट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब अपन देखें Q का यूनिट क्या होता है, हीट का यूनिट जूल, डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे T टाइम, ये जो नीचे लिखा हुआ है dt ये टाइम है। तो टाइम का यूनिट क्या हो गया, सेकंड, जूल पर सेकंड क्या होता है, वॉट। क्लियर। तो यहाँ पे ये जो डेल डब्ल्यू बाई टी और डेल क्यू बाई टी है, यहाँ पे इसका यूनिट क्या होगा आपका, वॉट में होगा। अब वॉट में इसलिए होगा क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, m डॉट का मल्टीप्लाई करके रखे हैं। तो जब कभी भी m डॉट का मल्टीप्लाई होगा तो q और w का मतलब m डॉट अगर आपका इक्वेशन में है, उस कंडीशन में q और w का यूनिट आपको किलो वॉट में रखना है।
ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर m डॉट नहीं है, मतलब अगर ये वाला इक्वेशन है, तो उस कंडीशन में q और w का जो यूनिट होगा वो आपका किलो जूल में होगा। मतलब इफ m डॉट इज देयर इन इक्वेशन देन q एंड w विल बी इन किलोवाट। अगर m डॉट इज एब्सेंट इन इक्वेशन देन q एंड w विल बी इन किलो जूल। ये आप अलग से नोट करके रख लो, क्योंकि इसी में कंफ्यूजन होगा। m डॉट है तो किलोवाट में, m डॉट अगर नहीं है किलो जूल में। ठीक है, फिर इसका दो अलग अलग फॉर्म है, u प्लस पी वी का फॉर्म हो गया, देन उसके बाद उसी को h के फॉर्म में लिख दिए और लास्ट में CPT के फॉर्म में लिख दिए। अब यहाँ पे इसका जो नोटेशन है वो आप देख लो, वेयर m डॉट इज मास फ्लो रेट, यूनिट बाजू में लिखा हुआ है kg पर सेकंड। इसी तरीके से q हीट सप्लाइड, ये यहाँ पे देख लो हीट सप्लाइड आपका किस में है, किलो जूल में। देन अगेन w c इज द वेलोसिटी, z इज द हाइट, p इज द प्रेशर, u इंटरनल एनर्जी, v इज द वॉल्यूम, dq by t is heat flow per second and del w by dw by dt is work flow rate per second। इसके बाजू में जो यूनिट मैंने लिख के दिया है आप लोग को, ये स्टैंडर्ड यूनिट है, इसी यूनिट में रखें आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। जैसे ये हो गया, ठीक है, मीटर है, किलो पास्कल है, मीटर क्यूब पर केजी है, इन्हीं यूनिट में रख के आपको काम करना है। इसके अलावा कोई दूसरा यूनिट आप नहीं लोगे। अब इस एनर्जी बैलेंस को अलग अलग डिवाइसेस के लिए हम यूज़ करते हैं, तो सबके अलग अलग कंडीशंस हैं, तो सबके लिए स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन जो होता है वो अलग अलग होता है। बस मोस्ट इंपॉर्टेंट और एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो एग्जाम्पल है वो है आपका नोजल और डिफ्यूज़र। तो हम उसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। नोजल ये जो होता है जनरली हमको यूज़ करते हैं इसके वेलोसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। ठीक है, अगर हमारा कोई फ्लो है, उस फ्लो को हमको इंक्रीज़ करना है तो हम क्या करते हैं, नोजल का यूज़ करते हैं। जैसे इसका जो डायग्राम होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। ये आपका इनलेट सेक्शन होता है, ये वाला आपका आउटलेट सेक्शन होता है। सेक्शन 1, दिस इज सेक्शन 2। क्लियर। जैसे गार्डन वगैरह में हम क्या करते हैं, पानी देते हैं हमको, अगर गार्डनिंग में आप वहाँ पे वाटर दे रहे हो, हमको चाहिए कि पाइप छोटा हो रहा है, हमको थोड़ा आगे तक पानी अगर देना है, तब क्या करते हो, सामने के सेक्शन को थोड़ा सा प्रेस कर देते हो। उससे क्या होता है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाता है। क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है, उस कंडीशन में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये जो है आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन से ही आता है। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है हमारा, AC/V इज इक्वल टू AC/V फॉर द सेक्शन 1 एंड फॉर द सेक्शन 2। अब चूंकि ये दोनों वाटर है तो स्पेसिफिक जो वॉल्यूम है दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो क्या बचा, A1C1 इज इक्वल टू A2C2। अगर एरिया अपन कम करेंगे तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो नोजल का काम है वेलोसिटी इंक्रीज करने का, और जो इसके जस्ट अपोजिट होता है डिफ्यूजर, वो होता है हमारा वेलोसिटी डिक्रीज करने के लिए, मतलब इसका आउटलेट का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर। अब जब हम इसको स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में जब अप्लाई करते हैं, यहाँ पे इसका कुछ डेफिनेशंस लिखा हुआ है, that as the enthalpy of the fluid decreases and pressure drops simultaneously, the flow of fluid is accelerated. This is generally used to convert the part of energy of steam into the kinetic energy of steam supplied to the turbine. ये होता है नोजल का सेक्शन, जहाँ पे ये इनलेट सेक्शन है ये बड़ा रहेगा, आउटलेट सेक्शन जो है ये उसका छोटा रहता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ कंसिडर हमको करना होता है, कुछ अजम्पशंस रहते हैं। जो अजम्पशंस है दैट काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, वर्क डन इज जीरो। क्यू जीरो मतलब क्या हो गया, ये वाला जो पोर्शन रहता है दैट पोर्शन इज आइसोलेटेड, हीट का बाहर कोई भी फ्लो नहीं होता है। वाटर यहाँ से आएगा, यहाँ से बाहर निकलेगा, तो हम वर्क को भी ज़ीरो कंसिडर करते हैं। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो, इसका मतलब ये हुआ कि Z1 इज इक्वल टू Z2, मतलब ये एक ही लेवल में रखा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए अगर ये हमारा कोई रेफरेंस लाइन है, तो इस रेफरेंस लाइन से इनलेट और आउटलेट का जो हाइट है वो हाइट हमारा सेम है, तो उस कंडीशन में Z1 इज इक्वल टू Z2। अब उसकी पोटेंशियल एनर्जी को लिखें तो क्या हो जाएगा, mg/Z1 इज इक्वल टू mg/Z2। तो अगर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, जब दोनों सेम है तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, जीरो, दैट्स वाई पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। तो अब ये हमारा स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है। इस स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में इसको हम अप्लाई करें, तो अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, Q आइसोलेटेड जीरो, W जीरो, Z1 Z2 दोनों इक्वल है, इसको हटा दिए तो बचा क्या, H1 C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस H2 C2 स्क्वायर बाई 2।
या फिर जो फाइनल वेलोसिटी जनरली हमको उसमें कैलकुलेट करना होता है, तो इसको अगर सिलेक्ट करें तो हमको रिजल्ट मिलेगा c1² प्लस 2 इंटू h1 माइनस h2। तो ये एग्जिट वेलोसिटी का, नोजल एग्जिट वेलोसिटी का फॉर्मूला है। इसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में हमसे नोजल का क्वेश्चन पूछेगा तब। इसके अलावा जितने भी स्टडी फ्लो डिवाइसेस हैं उसमें कंडीशन जैसे जैसे रहेंगे उसके अकॉर्डिंग हम उसमें एजम्पशंस उसमें पुट करते जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग नया इक्वेशन बनेगा। तो उन सारी चीज़ों को का जो डिटेल है वो मैं आपको PDF में सेंड करूँगा। और न्यूमेरिकल के समय आपको अगर कोई चीज़ें मान लीजिए याद नहीं आती कंडीशन, तो आप क्या करोगे, जितनी भी जो भी डेटा आपको दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी, हीट, वर्क जो दिया है, सिर्फ उतने ही डेटा को लेके आप क्या करोगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। उसके अलावा जो डेटा नहीं है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे, मतलब उसकी वैल्यू नहीं रखेंगे। बस इतना ध्यान रखेंगे कि इंथैल्पी, ये जो H वाला पोर्शन है, इस H वाले पोर्शन को हमको एलिमिनेट नहीं करना है। इसके अलावा बाकी चीज़ें कहीं पे भी एलिमिनेट हो सकती हैं, बट इंथैल्पी एलिमिनेट नहीं होगा। ये आपका U+PV के फॉर्म में, H के फॉर्म में या फिर टेम्परेचर फॉर्म में, किसी न किसी एक फॉर्म में आपको दिया रहेगा। ठीक है, थैंक यू।